अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सबका खैर खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेसिकली डील करता है IAS 8 यानी कि अकाउंटिंग पॉलिसीज चेंजिंग इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड एरर्स। सर ये कहने को बहुत छोटा सा स्टैंडर्ड है, बट इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अक्सर लोगों को यही कंफ्यूजन रहती है कि उनको समझ नहीं आता कि व्हाट आर अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड व्हाट आर अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। तो इस स्टैंडर्ड ने सबसे पहले तो आपको अकाउंटिंग पॉलिसीज और अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के बीच का जो डिफरेंस समझाया है वो बहुत जरूरी है। फिर हमें किस चीज को एडजस्ट करना है, कैसे एडजस्ट करना है, ये भी स्टैंडर्ड ने हमें बता दिया है। इफ इट्स एन एरर तो क्या हमें उसे एडजस्ट करना है, कैसे करना है। इफ इट्स अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज तो हमें कैसे करना है, और अगर वो अकाउंटिंग एस्टिमेट में चेंज है तो हमें कैसे करना है, और ये अकाउंटिंग पॉलिसीज और एस्टिमेट्स में चेंज आता क्यों है, ये भी चीज हमें स्टैंडर्ड ने बता दी है। तो सर बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये एक्चुअल में है क्या। सर इंट्रोडक्शन पे जाते हैं बेसिकली। तो आपका स्टैंडर्ड कहता क्या है सर? एन अकाउंटिंग पॉलिसी इज अ स्पेसिफिक प्रिंसिपल और रूल applied by the company in preparing its financial statement. They are generally driven by accounting standards. The following are examples of accounting policies. एग्जाम्पल्स पे बाद में बात करेंगे, पहले देख लो होता क्या है। सर एक चीज उन्होंने बोल दिया कि अकाउंटिंग पॉलिसी जो है वो बनती है स्टैंडर्ड के हिसाब से। किस हिसाब से बनती है? स्टैंडर्ड के हिसाब से। यानी कि अगर मैं बात करता हूं लेट्स जस्ट से IAS 2 की, तो मुझे फीफो यूज करना है या एफ को यूज करना है, दैट इज एन अकाउंटिंग पॉलिसी। मुझे फीफो यूज करना है या एफ को यूज करना है, ये क्या है? अकाउंटिंग पॉलिसी है। अगर मैं बात करता हूं IAS 16 के हवाले से, तो IAS 16 के हवाले से सर मुझे स्ट्रेट लाइन यूज करना है या रिड्यूसिंग बैलेंस यूज करना है, दैट इज एन अकाउंटिंग पॉलिसी। मुझे एसेट को रीवैल्यूएशन मॉडल पे रखना है या कॉस्ट मॉडल पे रखना है, दैट इज एन अकाउंटिंग पॉलिसी। देखो ये होती है पॉलिसीज। अब जब मैं पॉलिसी को चेंज करता हूं तो मुझे डेफिनेटली चीजों को अमेंड करना पड़ता है। किस तरीके से करते हैं उसमें बाद में बात करते हैं। अभी तक हमने सिर्फ ये पढ़ा है कि सर पॉलिसीज जो हैं वो ड्रिवन होती हैं बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब जरा एग्जांपल देख लेते हैं। द क्रिएशन ऑफ एन अलाउंस फॉर रिसीवेबल। सर बिल्कुल, अगर मैं ट्रेड रिसीवेबल के अगेंस्ट अलाउंस बना रहा हूं तो अलाउंस बनाना है या नहीं बनाना, ये क्या है? मेरी पॉलिसी है। अलाउंस क्रिएट करना या नहीं करना, ये क्या है? मेरी अकाउंटिंग पॉलिसी है। अगर मैं अलाउंस क्रिएट नहीं कर रहा तो मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अगर मैं अलाउंस क्रिएट करता हूं तो इससे होगा क्या? मेरे जो अकाउंट्स हैं वो मजीद शफाफ और बहुत ज्यादा ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे होंगे। द डेप्रिसिएशन ऑफ अ नॉन करंट एसेट। सर मैं अपने एसेट को डेप्रिशिएट करूं या ना करूं, ये अकाउंटिंग पॉलिसी है। करता हूं तो किस तरीके से करना है, ये अकाउंटिंग पॉलिसी है। द रीवैल्यूएशन ऑफ सर्टेन क्लास ऑफ नॉन करंट एसेट्स, अगेन मैं उसको रिवैल्यूएशन मॉडल पे रख रहा हूं या कॉस्ट मॉडल पे रख रहा हूं, ये क्या है? अकाउंटिंग पॉलिसी है। अब आते हैं सर अकाउंटिंग एस्टिमेट क्या होता है। एन अकाउंटिंग एस्टिमेट इज अ जजमेंट रिक्वायर्ड इन द एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। ओके सर, एक सेकंड होल्ड करते हैं सर, अजान हो जाए फिर कंटिन्यू करते हैं। अच्छा तो सर हम बात कर रहे थे अकाउंटिंग एस्टिमेट्स पर। सर अकाउंटिंग एस्टिमेट्स क्या होते हैं? सर ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इज अ जजमेंट बाय रिक्वायर्ड इन द एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। सर जजमेंट है बेसिकली, ये क्या है? जजमेंट है। जजमेंट किस सेंस में? सर इसको कुछ इस तरीके से समझ लें कि मैंने डिसाइड किया कि एसेट को डेप्रीशिएट करना है, एसेट को डेप्रीशिएट करना है यूजिंग स्ट्रेट लाइन, तो ये तो हो गई पॉलिसी। अब ये एसेट 5 साल चलेगा, ये एसेट 5 साल चलेगा या 10 साल चलेगा, ये क्या है? ये अकाउंटिंग एस्टिमेट है। ये है अकाउंटिंग एस्टिमेट। सर अब अकाउंटिंग एस्टिमेट हमें यह कहता है कि देखो एस्टिमेशन जब आप कर रहे हो तो आप सिर्फ एक चीज को जज कर रहे हो बेस्ड ऑन पास्ट कि अच्छा ये इस तरीके से हो सकती है। जैसे कि मैंने अलाउंस बनाने का सोचा, अब अलाउंस मैं 5% बनाऊं, 2% बनाऊं,
7% बनाऊं, ये टोटली क्या है, मेरी जजमेंट है, मेरा एस्टिमेट है। सही। तो यहां पे देखो ये बात लिखी है, द मेथड यूज टू कैलकुलेट द अलाउंस फॉर रिसीवेबल, the method and the rate at which non-current assets are depreciated, 20% straight line, 10% reducing balance, ये accounting estimate है, you can change it anytime। आगे बढ़ते हैं सर। change in accounting policy, an accounting policy should be applied consistently over the time and across similar assets liability, a change in accounting policy is only allowed if it is required by an accounting standard or result in more reliable and relevant financial statement voluntarily। सर देखिए एक चीज को समझ लें आप, मैं अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज दो सूरतों में चेंज करता हूं, सिर्फ दो सूरतों में। दो कंडीशन है, तीसरी कोई कंडीशन नहीं है अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करने की। पहली कंडीशन क्या है सर, स्टैंडर्ड कहता है चेंज करो, स्टैंडर्ड कहता है चेंज करो। और दूसरी कंडीशन जो मैं कहता हूं कि मुझे अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करनी है, वो क्या है कि अगर मुझे नजर आ रहा है कि भाई अगर मैं अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करता हूं तो मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ज्यादा रिलायबल हो जाएंगी। रिलायबल होने का क्या मतलब है सर, ये ज्यादा ट्रू एंड फेयर व्यू दे सकती हैं। सर बस ये दो कंडीशंस हैं जहां पे मुझे अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करना है, इसके अलावा जरूरत नहीं है मुझे अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करने की, अनलेस आपको फील आ रहा है कि भाई पॉलिसी बहुत ऑब्सोलीट हो चुकी है, बदल दो। जैसे कि स्टैंडर्ड नहीं कहा था ये भी कि सर लीफो मेथड इज ऑब्सोलीट, अब आप लीफो यूज नहीं कर सकते, आपको फीफो या एफको में से कोई यूज करना है। तो इसी तरीके से हम काम करते हैं। When an accounting policy is changed, the change is applied retrospectively। सर ये जो वर्ड लिखा है रेट्रोस्पेक्टिवली, ये बहुत काम का वर्ड है, ये चीज समझनी है हमने। सर हम जब भी कोई अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करेंगे तो उस पॉलिसी के चेंज करने की वजह से हमें पिछले साल को भी इस तरीके से अमेंड करना होगा जैसे कि ये पॉलिसी हमेशा से न्यू पॉलिसी के हिसाब से काम हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल सर अगर मैं फीफो की जगह एवको यूज करता हूं, अगर मैं फीफो की जगह एफको यूज करता हूं तो सर मुझे इस तरीके से एफको में तब्दील करना होगा अपनी स्टेटमेंट्स को कि मैं पिछले साल को भी चेंज करूं, करंट ईयर को भी सही करूं और आगे भी एफको पे ही काम करूं। अब जब मैं पिछले साल को चेंज करूंगा तो मुझे अंदाजा हो जाएगा कि मैंने इतने इस तरीके से काम कर दिया है कि जैसे हमेशा से एफको पे ही काम होता आ रहा है। दैट इज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर चेंज सो दैट द बैलेंसेस आर एज दे वुड हैड बीन द न्यू पॉलिसी ऑलवेज बीन इन प्लेस। मैं जैसे आपको कह रहा हूं, आप इस तरीके से चेंज करो चीजें जैसे कि हमेशा से नई वाली पॉलिसी चल रही है। दिस इज अचीव थ्रू अ प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट। ये हम कैसे कर लेते हैं, प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट से कर लेते हैं। भाई फॉर इंस्टेंस मैं कहता हूं कि फीफो के हिसाब से मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री बन रही थी 15,000, जबकि एफको के हिसाब से मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री बन रही थी 12,000। तो सर मैं ऐसा क्या करूं, मैं अच्छा ये प्रीवियस ईयर की बात कर रहा हूं, करंट ईयर की बात नहीं कर रहा, क्योंकि करंट ईयर में जो भी चीज होगी अगर मैं अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करूं तो करंट ईयर में तो करंटली उसका इंपैक्ट आ जाएगा, लेकिन प्रीवियस ईयर मुझे कैसे सही करना है। अब लास्ट ईयर की बात अगर मैं बोलूं, लेट्स जस्ट से 2025 की बात मैं कर रहा हूं और मैं खड़ा हूं 2026 पे, तो सर 2026 पे अगर मैंने डिसाइड किया कि एफ को यूज करना है तो मैं एफ को पे ही काम करूंगा। लेकिन 2025 पे अब क्या होगा, सर मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री आ रही थी 15,000 यूजिंग फीफो, अब ये क्लोजिंग इन्वेंट्री मेरी हो गई 12,000 यूजिंग एफ को। तो सर मैं ऐसा करूंगा कि मैं अपनी क्लोजिंग इन्वेंट्री को एफको के हिसाब से रिकॉर्ड कर दूंगा, दैट इज 12,000। अब जब मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री कम हुई तो टेक्निकली मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो सर मैं प्रायर ईयर एडजस्टमेंट कैसे करूंगा, जो भी मेरी रिटेन अर्निंग है पिछले साल की, जो मेरी पिछले साल की रिटेन अर्निंग है उसमें से 3,000 मैं माइनस कर दूंगा ऑन अकाउंट ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। अच्छा अब ये रिटेन अर्निंग आपको कहां मिलेगी सर, ये रिटेन अर्निंग आपको मिलेगी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में। आप चेंजेस इन इक्विटी में जाके रिटेन अर्निंग पिछले साल की लिखो, उसके बाद लिखो प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट, उसमें से पिछले साल की जितनी एडजस्टमेंट है जो रिटेन अर्निंग से होनी है उनको एडजस्ट कर दो, और फिर यही 12,000 रुपए जो है ये मेरे पास पिछले साल की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एसेट में भी आ जाएंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री के नाम पे। आई बिलीव ये चीज सबको समझ आ गई होगी। सर अब आते हैं चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। बाय इट्स नेचर एन एस्टिमेट may need to be revised if circumstances change।
भाई सीधी बात है, मुझे नजर आ रहा है मैंने एक बिल्डिंग खरीदी थी जिसे मैं स्ट्रेट लाइन के हिसाब से डेप्रिशिएट करता, क्योंकि इमूवेबल एसेट है, मुझे पता है 20-25 साल यहीं खड़ी रहेगी, मसला नहीं है। लेकिन मैं एस्टिमेट लगाते हुए ये चीज भूल गया था, मैंने कहा था भाई 10% के हिसाब से मैं इसे डेप्रिशिएट कर दूंगा हर साल स्ट्रेट लाइन पे। लेकिन एस्टिमेट लगाते हुए मैं ये भूल गया था कि भाई मेरी बिल्डिंग समंदर के बिल्कुल सामने है, तो जो चीज 10 साल चलनी है वो 5 से 6 साल चलेगी। तो सर 2 साल गुजरने के बाद मुझे जब अंदाजा हुआ कि यार इस बिल्डिंग की यूजफुल लाइफ अब 10 साल नहीं है, बल्कि 8 साल भी नहीं है, अब इसकी यूजफुल लाइफ है 5 साल, तो सर मैं अब अपनी जितनी भी वर्किंग करूंगा वो 5 साल के हिसाब से करूंगा। ऐसी सूरत में मुझे पिछले साल को जाके एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सर सिर्फ एक एस्टिमेट बदला है। मैं पहले कह रहा था 10 साल चल जाएगी, अब मैं ही कह रहा हूं 5 साल चलेगी। एस्टिमेट बदला है। एस्टिमेट के बदलने से इतना मसला नहीं होता। सही। अच्छा, यहाँ पे एग्जाम्पल भी हुई है, 10% स्ट्रेट लाइन depreciation on a non-current asset is based upon estimated 10-year useful life. It may, however, become apparent after using the asset for a few years that the total useful life is less than 10 years. अगेन वही 5 साल है। तो सर अब मैं करूंगा क्या? अब आपको आईए सेट कहता है सर कोई मसला नहीं है, जो करंट आपकी एसेट की वैल्यू है उसको 5 साल के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दो, खत्म बात। करंट ईयर में, फॉलोइंग ईयर्स में, प्रायर ईयर में एडजस्टमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। आई बिलीव ये चीज भी सबको समझ आ गई होगी। यहां पे पढ़ भी लेते, लिखा हुआ क्या है, IS 8 therefore allows change in accounting estimates and requires that they are accounted for prospectively। देखो वहां लिखा हुआ था रेट्रोस्पेक्टिवली, यहां लिखा हुआ है प्रोस्पेक्टिवली। प्रोस्पेक्टिवली का क्या मतलब है सर? अभी आगे। रेट्रोस्पेक्टिवली का क्या मतलब है? अभी पीछे आगे। इन अदर वर्ड्स, revised estimates is applied going forward but does not result in prior period adjustments। सिंपल बात है, पिछले साल में मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं है। सर आगे बढ़ते हैं, अगली चीज है हमारे पास एरर्स। इफ अ करंट पीरियड एरर इज डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द करंट पीरियड, इट कैन बी करेक्टेड बिफोर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इशूड। लॉजिकल बात है, मैं एक स्टेटमेंट बना रहा था, मुझे कुछ एरर्स नजर आए, मैंने उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू करने से पहले ही सही कर दिया, रेक्टिफाई कर दिया, कहानी खत्म। इफ हाउ एवर, ये चीज जरा समझना, अ मटीरियल प्रायर पीरियड एरर इज डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द करंट पीरियड। सर पिछले साल का कोई एक ऐसा एरर मुझे मिला जिसकी वजह से मेरा डिसीजन चेंज हो सकता है, जिसकी वजह से मैं सोचने पे मजबूर हो जाऊं, दैट इज अ मटीरियल एरर, राइट? लेकिन इस साल का नहीं है, पिछले साल का है। तो सर उसे मैं पिछले साल में जाके करेक्ट करूंगा इस तरीके से जैसे कि वो गलती कभी हुई ही नहीं थी। ये हम प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट के थ्रू करेंगे। समझ आती है चीज? अगली चीज है सर हमारे पास प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट। सर ये प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट्स क्या होती हैं, किस तरीके से चलती हैं, इस पर बात करते हैं। और कहां बनानी जरूरी है सर, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट बनानी का है whenever there is a change in accounting policy। सर जब जब मेरी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज होगी, जैसे कि स्ट्रेट लाइन से रिड्यूसिंग बैलेंस, कॉस्ट मॉडल से रीवैल्यूएशन मॉडल, सही। सर जहां जहां मेरी पॉलिसीज चेंज होंगी वहां वहां मेरी प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट चेंज होगी, जैसे कि फीफो से एवको। तो मैंने अपनी पॉलिसी जहां चेंज की वहां मुझे प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट चाहिए, या फिर देयर इज अ प्रायर पीरियड एरर। भाई कोई पिछले साल का बहुत ही कोई नस्ली किस्म का एरर आपको नजर आया, बहुत ही कोई तबाही था एरर, जिसकी वजह से आप कह सकते थे कि अगर ये चीज सामने नजर आ जाती पिछले साल तो हमारा डिसीजन कुछ और हो जाता, तो आप उसे जाके पहले तो रिपोर्ट करोगे और फिर प्रायर पीरियड एडजस्ट करोगे। इन बोथ केसेस द बैलेंस ऑन रिटेन अर्निंग एट द स्टार्ट ऑफ द करंट पीरियड इज एडजस्टेड and comparative information is restated to reflect the situation had the new policy always been in place, the error never occurred। सीधी बात है भाई।
ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग एडजस्ट करोगे, जो लिखा हुआ यहां पे एडजस्ट करोगे, सीधी बात। और बाद में वर्किंग ऐसे दिखाओगे, ऐसे शो करोगे जैसे ये एडजस्टमेंट की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, आसान अल्फाज में। आगे बढ़ते हैं सर, ये एक छोटी सी मैंने एग्जांपल लिखी हुई है, देखो हो क्या रहा है। बैलेंस एट 31 दिसंबर 2016, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिवैल्यूएशन, जनरल रिजर्व, रिटेन अर्निंग, और ये टोटल आ गया मेरे पास। अब देखो प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट मैंने कहां से एडजस्ट किया है? रिटेन अर्निंग से। ये $1000 की प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट थी, जिसकी वजह से मेरी रिटेन अर्निंग $1000 से कम हो रही थी। सर मैंने $1000 से पहले रिटेन अर्निंग को कम करके रीस्टेट किया है सब कुछ, रीस्टेट एज एट 31 दिसंबर 2016। देखो मैंने हर चीज को रीस्टेट किया है एज एट 31 दिसंबर 2016। अब जो रिटेन अर्निंग यहां पे $1000 से कम हुई है, यही यहां पर भी एडजस्टमेंट होगी टोटल में। कर दिया सर एडजस्ट। उसके बाद सारी चीजें जो नए करंट ईयर में जो भी चीजें हुई हैं, वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे शो कर दी। जो भी करंट ईयर में चीजें आई हैं वो मैंने यहाँ पे शो कर दी। कोई ऐसा सच इसमें मसला नहीं है सर, सारी चीजें नॉर्मल हो रही हैं जैसे हो रही हैं। और फिर मैंने क्लोजिंग बना दिया इस तरह से कि जैसे ये गलती कभी हुई ही नहीं थी, या पॉलिसी में कोई चेंज आया ही नहीं है। सही हो गया सर। डिस्क्लोजर क्या क्या मांगते हैं जरा इस पे बात कर लेते हैं। अच्छा बाय द वे, ये डिस्क्लोजर है अकाउंटिंग पॉलिसीज के, अभी मैंने एस्टिमेट्स की बात नहीं की। डिस्क्लोजर रिलेटिंग टू चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी कॉज्ड बाय न्यू स्टैंडर्ड और इंटरप्रिटेशन इंक्लूड्स द टाइटल ऑफ द स्टैंडर्ड और इंटरप्रिटेशन कॉजिंग द चेंज। ओके सर, ये तो जरूर बताना है कि स्टैंडर्ड क्या था, अब क्या हो गया, पहले हम स्टैंडर्ड को किस तरीके से अप्लाई करते थे, अब किस तरीके से अप्लाई करना है जिसकी वजह से चेंज आ रहा है। द नेचर ऑफ द चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। सर मुझे नेचर भी बताना है। हाँ सीधी बात है भाई, क्या चीज चेंज करो, किस तरीके से कर रहे हो, सब बताना है। अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रांजिशनल प्रोविजंस इंक्लूडिंग दोज दैट माइट हैव एन इफेक्ट ऑन फ्यूचर पीरियड्स। सब कुछ देखो, एनीथिंग डिस्क्रिप्शन आपको प्रॉपरली एक एक चीज को बताना है। फॉर द करंट पीरियड and each prior period presented to the extent practicable the amount of the adjustment। अच्छा हम लोग क्या करते हैं, करंट ईयर तुमने सही कर दिया, एक साल पहले भी सही कर दिया। सर स्टैंडर्ड कहता है जहां तक आपको फील आता है कि चेंज होना चाहिए है, चेंज करो। आप ये नहीं सोचो कि यार अच्छा बस एक साल कर दिया ना बहुत है, नहीं। जहां तक आपको ये फील आ रहा है कि चेंज मटीरियल है, वहां तक इसको एडजस्ट करो। For each financial statement line item affected and for earnings per share only if the entity is applying IS 33। अच्छा सर ये अब थोड़ा सा एक अलग एरिया आ जाता है IS 33 का, इसको हम अभी नहीं छेड़ते, ये बिल्कुल F7 का एरिया है, इसको छोड़ दो। F3 में इसका कोई काम नहीं है सच। F7 में या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में IS 33 पूरा स्टैंडर्ड है अर्निंग पर शेयर के नाम से। वो जब हम पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझा देंगे क्या मसला होता है। The amount of the adjustment relating to the period before those presented to the extent practicable। Okay. Again वही बात लिखी हुई है सर, वहां तक एडजस्ट करो जहां तक कर सकते हो। If retrospective application is impracticable, an explanation and description of how the change in accounting policy was applied। भाई आपको लगता है कि मैं रेट्रोस्पेक्टिव चेंज नहीं कर सकता क्योंकि चीजें आगे पीछे हो जाएंगी, गड़बड़ हो जाएगी, मसला हो जाएगा, तो फिर आप एक्सप्लेन करो दो, डिस्क्राइब कर दो कि जो अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हुई है ये कैसे आपने अप्लाई की है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट पीरियड्स नीड नॉट रिपीट दोज डिस्क्लोजर्स। बस सीधी बात, पिछले साल बता दिया ना, आगे दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। आगे दोबारा बताने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बस बता दिया, बस कहानी खत्म। एडिशनल डिस्क्लोजर रिलेटिंग टू वॉलंटरी चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज इंक्लूड The reason why applying the new accounting policy provides reliable and more relevant information। भाई हाँ exactly, ये बताओ कि अगर आप खुद से कोई चीज चेंज कर रहे हो, खुद से यानी कि आपको स्टैंडर्ड नहीं कह रहा, आपको खुद फील आ रहा है कि यार इसको चेंज कर देंगे तो इम्पैक्ट काफी अच्छा आ जाएगा, तो अगर आप खुद से कोई चीज चेंज कर रहे हो तो आपको ये रीजन भी
बताना है कि आप क्यों चेंज कर रहे हो। डिस्क्लोजर रिलेटिंग टू चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स डिस्क्लोज। ओके सर, अब देख लेते हैं। द नेचर एंड अमाउंट ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट विद इफेक्ट ऑफ द करंट पीरियड एंड फ्यूचर पीरियड्स। नेचर फॉर एग्जाम्पल भाई डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, पहले 5% था, अब 10% लगा रहा हूं रिड्यूसिंग बैलेंस पे। तो आपको ये चीज बताना है और फिर आपको ये बताना है कि करंट पीरियड में और फ्यूचर पीरियड में इसका क्या इफेक्ट आएगा। इफ द कैलकुलेशन ऑफ एस्टिमेट इज इम्प्रैक्टिसेबल एन एंटिटी शेल डिस्क्लोज द फैक्ट। हाँ, अगर आपको ये फील आता है कि यार मैं नहीं बता पाऊंगा कि क्यों कर रहा हूं मैं, तो आप सिर्फ ये बता दो कि मैंने चेंज किया है, बस डिस्क्लोज इट कि यार ये मैंने चेंज किया है। हर चीज जो है ना, आप बाउंड नहीं हो हर चीज बताने के लिए। अब सर एरर्स क्या होते हैं? An entity must correct all material prior period errors retrospectively in the first set of financial statements authorized for issue after their discovery by सॉरी गाइस, थोड़ा गला जो है बैठ रहा है, माजरत। Restating that the comparative amount of the prior period presented in which the error occurred, or if the error occurred before the earliest prior period presented, restating the opening balances of asset, liabilities and equity for the earliest prior period presented। यार बहुत सादी सी बात लिखी हुई है कि भाई उसने बोला कि एंटिटी जो है, कारोबार जो है, उसको हर एक एडजस्टमेंट जो कि मटेरियल है, जो एक सकत रखती है, जो एक भारी अमाउंट है, या एक ऐसा अमाउंट जिसकी वजह से आपका डिसीजन चेंज हो जाए, उसे एडजस्ट करना है रेट्रोस्पेक्टिवली पीछे जाके। पहले तो ये करो भाई आप, सही है। और सबसे पहले वहां जाके एडजस्ट करो जो सबसे पहले मिलती है आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि पिछले साल की। और फिर आपने क्या क्या उसमें एडजस्ट करना है? सबसे पहले कंपैरेटिव अमाउंट जो रीस्टेट आप करोगे, जैसे मैंने अभी ऊपर चेंजेस इन इक्विटी में आपको दिखाया था। और आप ये भी बताओगे कि एरर कहां पे अकर हुए जिसकी वजह से आपने ये चेंज किया। इफ द एरर अकर्ड बिफोर द अर्लीस्ट प्रायर पीरियड प्रेजेंटेड, restating the opening balance of the asset, liability and equity for earliest prior period presented। ओके भाई, सीधी बात है। वो आपको कह रहा है कि अगर ये एरर पिछले साल के पिछले साल के इशू करने से पहले, स्टेटमेंट इशू करने से पहले का है, तो आप जाके इसको इस तरीके से एडजस्ट करो, रीस्टेट करो कि इसके ओपनिंग बैलेंस में इसका नजर आ जाए कि भाई ये कभी था ही नहीं। However, if it is impracticable to determine, then the opening balances of the earliest possible period will be restated। अगर आपको यह समझ नहीं आ रहा कि इसकी शुरुआत कहां से हुई है, तो जो आपके पास सबसे पहली फाइनेंशियल स्टेटमेंट आती है पुरानी पिछले साल की, उस पर जाके एडजस्ट कर दो, बहुत है। देखो, आपको स्टैंडर्ड ने जबरदस्ती नहीं की, वो कह रहा है भाई लेकिन ये बताना जरूर कि भाई इससे पुराना मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहां से सही करूं, तो मैंने जो सबसे पहली पुरानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेरे हाथ लगी यानी कि पिछले साल की, उसमें जाके एडजस्ट कर दिए। ये चीज आपको डिस्क्लोज करनी है। सर ये था हमारा स्टैंडर्ड चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। आई बिलीव ये चीज सबको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आप लोग का कोई सवाल होता तो यू गैस कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम। दिस इज माई कॉन्टेक्ट नंबर, आप मुझसे कभी भी राब्ता कर सकते हैं। फॉर स्टूडेंट्स जो पाकिस्तान में, वो डायरेक्टली डायल कर सकते हैं, एंड फॉर स्टूडेंट्स जो इंटरनेशनल हैं, they need to write 92 before this number so that they can contact me on WhatsApp। This is Fahad Amin, your teacher for financial accounting, signing off। इस उम्मीद के साथ कि नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।